अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज़ अबाउट एल्गोरिथम। ठीक है, लास्ट में हमने डेटा स्ट्रक्चर को ब्रीफली डिस्कस किया था और अब हम एल्गोरिथम्स वाले पार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और इसमें कुछ सब टॉपिक्स भी हैं। कंटेंट्स इसके मैं आपको शो कर देता हूँ। इसमें टोटल हमारे पास जो हैं 4 लेक्चर्स हैं। फर्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट एल्गोरिथम्स, ठीक है, और सेकंड इज़ अबाउट एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, थर्ड इज़ अबाउट वर्स्ट केस एनालिसिस एंड लास्ट है हमारे पास बिग ओ नोटेशन। तो हम इसमें बेसिकली ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज हम एल्गोरिथम से। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ एल्गोरिथम वाला पार्ट क्या है हमारे पास। तो इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ एल्गोरिथम, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट और फ्लो चार्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको उसका रिकैप रिक्वायर्ड होगा तो उसके लिए यहाँ पे एक स्लाइड मौजूद है। तो व्हाट इज़ एल्गोरिथम, ठीक है, बिल्कुल वही फंडामेंटल डेफिनेशन आपके पास मौजूद है। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले इतने हिस्से पे फोकस कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि आपने इसको पीसेस में ब्रेक करके करना है। ठीक है, एक स्टेप में हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। ठीक है, इट्स लाइक आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है तो आप एक ही जंप में पूरा एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे नहीं जा सकते। बीच में स्टेयर्स के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, स्टेप्स कहीं 10 हो सकते हैं, कहीं 20 हो सकते हैं, कहीं 5 हो सकते हैं। कोई हो सकता है 2 स्टेप एक साथ ले ले, कोई हो सकता है 1 स्टेप ले, कोई 3 स्टेप्स ले सकता है। तो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, लेकिन देर आर ऑलवेज मोर देन 1 स्टेप। ठीक है, यूजुअली एल्गोरिथम में का मतलब यही है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक से ज़्यादा स्टेप्स रिक्वायर्ड। फर्दर ये बताया जा रहा है कि वो स्टेप्स फाइनाइट होना चाहिए। ये वर्ड बज़ाहिर तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। और सिग्निफिकेंस ये है कि आपको सॉल्यूशन में कोई ना कोई न्यूमेरिक टर्म में कहना चाहिए कि आप कहें कि इससे 10 स्टेप बाद कंप्लीट हो जाएगा या 15 स्टेप बाद कंप्लीट हो जाएगा या 500 स्टेप्स बाद कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक फिक्स नंबर बताना है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि इन्फिनिटी, मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता कितने स्टेप में सॉल्व होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कितने स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है तो वो सॉल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको कोई ना कोई एन नंबर बताना है। ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंस का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप बैक टू बैक फॉलो होंगी। और इवेंचुअली ये हम कर क्यों रहे हैं? टू सॉल्व अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो हम किसी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं ताकि कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, सबसे पहले तो जो मसला आता है वो ये आता है कि आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि एग्ज़ाम की सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन प्रेज़ेंट किया गया आपके सामने, आपने उसका आंसर दिया और इवेंचुअली यू विल गेट अ 0 और सम मार्क्स विल डिडक्ट देयर। ठीक है, होता क्या है कि आपने क्वेश्चन आपको दिया गया, आपने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया लेकिन आपको 0 मिला या हो सकता है आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो गए। अब आपका इंप्रेशन ये है कि मैंने तो सॉल्यूशन किया था। जनरल इंप्रेशन यही होता है स्टूडेंट का कि उसने सॉल्यूशन दिया था तो फिर नंबर क्यों नहीं दिए गए, नंबर आए नहीं। तो उसका मसला ये हुआ कि उसने डेफ़िनिटली बिल्कुल सही है, उसने सॉल्यूशन दिया, लेकिन उसने ये जो पहला स्टेप है ना, इसे समझने में गलती कर दी। यानी उसने प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफ़ाई नहीं किया और एक सॉल्यूशन दे दिया। वो सॉल्यूशन तो है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, जो प्रॉब्लम आपके सामने इस वक़्त प्रेज़ेंट की गई है। समझ रहे हो बात? यानी क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड ना करना और कुछ भी आंसर दे देना, रिज़ल्ट इन अ रॉन्ग सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहला काम यही करना होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफ़ाई करें।
एक क्वेश्चन है, रीड कर लेता हूँ सबके लिए। सर जब हम रिकर्जन यूज़ करते हैं तो होता तो वो भी फाइनाइट ही है, लेकिन स्टेप तो अननोन होते हैं, ये भी एल्गोरिथम है। बिल्कुल सही है। रिकर्जन में अननोन नहीं कह सकते। इसमें भी है कि जब हम करेंगे रिकर्जन, ठीक है, तो इवेंचुअली वो भी ब्रेकआउट होते 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 किसी न किसी न्यूमेरिक स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उसमें जब आपको रिकर्जन करके बताऊंगा, लूप से कंपैरिजन दूंगा कहीं ना कहीं, तो आपको पता लग जाएगा कि रिकर्जन में भी आपके पास स्टेप्स जो हैं फाइनाइट ही आते हैं। ठीक है, तो जब रिकर्जन का टॉपिक आए, रिकर्जन का कोई एल्गोरिथम हम करें, तो काइंडली उस वक्त ये क्वेश्चन दोबारा से रेस करना, ताकि मैं उस वक्त ये बात समझा सकूं, क्योंकि सामने होगा कोड हमारे ये एल्गोरिथम, तो बात समझाना ज़्यादा आसान रहेगी। यूँ समझ लो ये सवाल टू अर्ली हो गया अभी, लेकिन रिकर्जन में भी स्टेप्स फाइनाइट ही होते हैं, इन्फिनिटी जैसा कुछ नहीं होता। इन्फिनिटी होता तो उसका सोल्यूशन कभी भी ना आता। इसीलिए तो कहते हैं कि रिकर्जन वाले फंक्शन में इफ़ की कंडीशन होना ज़रूरी है। अगर आपकी कोई कंडीशन नहीं होगी तो वो केस इन्फिनिटी पर चला जाएगा। ठीक है माज़? इसको बाद में हम जब रिकर्जन पे एडवांस टॉपिक्स आएँगे तो रिविज़िट करेंगे। अभी बात मैं ये बता रहा था कि एक जनरल, कि आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी तो आप सॉल्यूशन सही कैसे दे सकते हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना भी आधा मार का जीतने जैसा है। यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को समझ लेना ही आधी जीत होती है, कि आपको समझ में आ गया है कि क्या पूछा गया है। जब समझ में आ गया है, तो फिर तो मसला ही नहीं, आप कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन कर ही देंगे। तो हमेशा पहला स्टेप होता है टू आइडेंटिफ़ाई या टू डिफाइन योर प्रॉब्लम क्लियरली, कि आपको करना क्या है। देन सेकंड स्टेप आता है उसको सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करना। ठीक है? तो प्रॉब्लम को समझना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम राइट करना। ठीक, तो ये हो गई जनरल सी एल्गोरिथम के बारे में बात। अब आ जाते हैं, हमारे पास एक सब टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑफ अ प्रोग्राम इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन हाउ द एल्गोरिथम हैज़ बीन डिज़ाइन। ठीक है, मैंने बताया एक प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से कोई ना कोई सॉल्यूशन ऐसा होगा जो सबसे बेहतरीन होगा, डिपेंडिंग अपॉन सम पैरामीटर। वो हो सकता है बेहतरीन हो। वो दो पैरामीटर्स क्या होते हैं? हो सकता है वो फास्ट हो सकता है वो कम साइज या कम मेमोरी लेता हो। तो ये वजूहात हो सकती हैं आपका प्रोग्राम बेहतर होने, यानी एक विनर कहना हो, अगर आप मल्टीपल सॉल्यूशन में किसी को विनर कहना चाहें, तो आप डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर। और ऑप्टिमाइजेशन कह रहे हैं कि डिपेंड करती है डायरेक्टली इसी बात पर कि आपका एल्गोरिथम किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो एक जनरल यहाँ पे प्रोसीजर बताया हुआ है एल्गोरिथम से कोड तक, यानी कि आप किसी कॉन्सेप्ट को लेकर कोडिंग तक जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं और उसे कहा गया स्टेप्स ऑफ रिफाइनमेंट। जैसे कि सबसे पहले बताया जाता है कि आपके पास प्रॉब्लम जो होती है वो थोड़ी-सी इनफॉर्मल है, इन नेचर होती है। ठीक है? मैथमेटिकल मॉडल या इनफॉर्मल सी होती है। जब आपको एग्ज़ैक्टली डिटेल नहीं पता होती क्या करेंगे, लेकिन आपको इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है कि मैं कुछ इस तरह का करना चाह रहा हूँ। डिटेल्स वर अननोन। देन वो मैथमेटिकल मॉडल को आप एक फॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसे कहा जाता है सूडो कोड या फिर एल्गोरिथम। यानी इंटरमीडिएट स्टेप क्या है? एल्गोरिथम। आप एक रफ स्केच को एक थोड़े से फॉर्मल लैंग्वेज, जिसे सूडो कोड या एल्गोरिथम कहा जाता है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में जाके सारी लॉजिक बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। लॉजिक बिल्डिंग कंप्लीट से मतलब ये, यहाँ पे आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होता है विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनी सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स इंडिपेंडेंट फैशन में आप यहाँ तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि सेकंड स्टेप का आउटपुट आता है हमेशा एक एल्गोरिथम। देन थर्ड स्टेप में डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं सी, सी प्लस प्लस, तो उसी एल्गोरिथम को सी, सी प्लस के सिंटेक्स में डिकोड कर दें।
आप जावा में लिखना चाहते हैं, आप जावा में डिकोड कर दें। आप ऑब्जेक्टिव सी में करना चाहते हैं, आप ऑब्जेक्टिव सी में कर दें, सी शार्प में कर दें, जावास्क्रिप्ट में कर दें, एनी लैंग्वेज जिसमें भी आप चाहें। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड स्टेप इज एक्चुअली कन्वर्टिंग योर एल्गोरिथम इनटू अ रियल एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, थर्ड स्टेप इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग योर एल्गोरिथम इनटू रियल एग्जीक्यूटेबल कोड, यानी जो एक्चुअली रन होगा सिस्टम पर। तो इससे क्या बात समझ में आई? इससे बात ये समझ में आई, अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ कि ये पोर्शन आपका जो है आपकी एडीएस की थ्योरी में कवर होगा और ये वाला पोर्शन जो है इवेंचुअली आपकी एडीएस की लैब में कवर होगा। समझ रहे हैं बात कि लॉजिक बिल्डिंग और सब कुछ जो है इस स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो इतना पोर्शन हम थ्योरी में कवर किया करेंगे और एक्चुअली उस एल्गोरिथम की कन्वर्जन यानी उस सिंटेक्स में कन्वर्जन करने को हम लैब में कवर किया करेंगे और वहाँ पे होगी एक्चुअल कोडिंग। अब वहाँ पे लैंग्वेज आप चाहें तो बदल दें, अभी सी में कर रहे हैं, कोई और कोर्स में जाएँ तो सी प्लस प्लस में कर लें। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा कोर्स इस वक़्त लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ठीक है? हम इसको जेनेरिक इन नेचर लेके चलेंगे। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि अगर किसी को सी लैंग्वेज नहीं आती तो उसको थ्योरी का कोर्स या एल्गोरिथम समझने में कोई प्रॉब्लम एज़ सच नहीं होगी। ठीक है? लेकिन लैब के लिए डेफ़िनिटली जो लैंग्वेज यूज़ होगी तो वो लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ठीक है? और सूडो कोड या एल्गोरिथम जो है सॉर्ट ऑफ मिक्स लैंग्वेज होती है, जो कोई एज़ सच रूल नहीं है, उसमें आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, उसमें आप प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स भी लिख सकते हैं, इसमें मिक्स लिखा जाता है। तो किसी भी लैंग्वेज का सिंटैक्स वैसे सिंटैक्स ज़्यादा डिपेंडेंट मना किया जाता है, लेकिन जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं सिंटैक्स में, जैसे इक्वल्स टू, जैसे प्लस, जैसे नॉट इक्वल्स टू, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन? तो थ्योरी पार्ट है लेफ्ट साइड वाला और लैब पार्ट है राइट साइड वाला। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी है तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, वरना फिर हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है मैथमेटिकल मॉडल। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है? बिल्कुल इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास आगे स्लाइड्स में मौजूद है। मैथमेटिकल मॉडल क्या हो सकता है, इसको देख लेते हैं। जीएस का शान, इट्स अबाउट एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रोग्रामिंग तो इन्वॉल्व होगी, इसका प्रीरेक भी है प्रोग्रामिंग का कोर्स। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप पूछना चाह रहे हैं एग्जाम व्यू पॉइंट से, तो एग्जाम में 80% नॉन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होंगे, लेकिन लॉजिकल होंगे। ठीक है, और 20% प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे दोनों एग्जाम में, मिड्स में भी और फाइनल में भी। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी आपका प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड ही होगा। नहीं, सी प्लस प्लस जैसे कि मैंने बताया कि हमने समझ लें उतनी पढ़ ली है कि जितनी ऊप के बगैर होती है। अब ऊप में जाएंगे तो ये दो डिफ़िकल्टी लेवल हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊप एक डिफरेंट कोर्स है और डेटा स्ट्रक्चर एक डिफरेंट कोर्स है, तो दोनों को मर्ज करके पढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए ऊप वाले कॉन्सेप्ट से हम नहीं जाएँगे। लेकिन मैंने जैसे बताया कि जितनी अभी तक हमने सी पढ़ी, अगर आपको उसको सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ चेंज होता है स्कैनएफ और प्रिंटएफ, उसको आप रिप्लेस कर दें सी इन और सी आउट से, वो सी प्लस प्लस बन जाती है। लेकिन बाकी जो बची है सी प्लस प्लस, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और वो इस कोर्स में हम नहीं कर सकते, वरना हमारा कोर्स का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक सेपरेट कोर्स है और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक ब्रॉड, यानी कि दोनों ब्रॉड लेवल के कोर्सेज़ हैं। तो इसको हम नहीं कर पाएँगे। ना ही ये स्कोप में है कोर्स के, लेकिन आप कर सकते हैं, जितनी प्रोग्रामिंग आपको सिखा दी गई है, तो आप लोग इसको खुद से कर सकते हैं। जैसा कि जवाब आया,
कि इलेक्ट्रिकल में आगे कोई ऐसा कोर्स आएगा नहीं, और ना जावा पढ़ेंगे ना हम पाइथन पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के करिकुलम में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं। ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़नी है तो ये या तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, या फिर ये अगर आपको कहा जाए तो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कीट का करिकुलम है, ये वहाँ पर आते हैं लैंग्वेजेस। जी, जी, एडीएस लास्ट कोर्स है प्रोग्रामिंग का, इसके बाद मेरी आपकी मुलाकात शायद ही किसी कोर्स में होगी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ओपनिंग के हवाले से अभी तक तो वो इतनी इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट फरवरी से होपफुली होपफुली फिज़िकली हम कैंपस विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। कंप्लीटली ना सही तो पार्शियली जो लैब्स हमें सिमुलेशन या वो वाली, तो हम ज़रूर विज़िट करेंगे। ठीक है, तो इस वापस ट्रैक पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं और एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एल्गोरिथम हमने समझ लिया है, तो लास्ट टाइम ये इमेज आपको दिखाई गई थी बिग पिक्चर की, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को प्लेस किया था इस तरह। तो डेटा टाइप्स आपको पता है, सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है एक्चुअली, इज कोडिंग यूजिंग सेट ऑफ ऑपरेशन। एल्गोरिथम में क्या होता है, आप डेटा मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को अपडेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो भी सेट ऑफ ऑपरेशन पर अलाउ है, से इंटीजर की बात करें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो कहलाती हैं एल्गोरिथम। और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होता किस पर है, वही डेटा या सेट ऑफ वैल्यूज पे जो आपके पास इंटीजर में मौजूद है। से 5 है, x इक्वल्स टू 5, तो आप जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो उन्हीं डेटा सेट पे करेंगे। तो एल्गोरिथम क्या है, कोडिंग एस्पेक्ट है, और वही बात डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम मिलके प्रोग्राम बना लेते हैं। एंड द बिगर पिक्चर इज, कोड में दो चीज़ें होती हैं जो आपने देखी हैं। कोड में वेरिएबल्स होते हैं जो कि डेटा होता है, तो इसलिए उसे डेटा स्ट्रक्चर कहा जाएगा। और दूसरी चीज़ कोड के अंदर फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस के अंदर डेटा मैनिपुलेशन हो रही होती है। तो फंक्शनैलिटी का पार्ट जो है वो कहलाता है एल्गोरिथम। तो इट मीन्स कि कोडिंग से अगर आपको कोरिलेट करना है इस कोर्स को, तो आप कोरिलेट इस तरीके से कर सकते हैं कि कोड में जहाँ जहाँ वेरिएबल आ रहा है इसका मतलब है वो डेटा स्ट्रक्चर है, और कोड में जहाँ जहाँ फंक्शनैलिटी आ रही है, फंक्शंस आ रहे हैं, वो सब क्या है, एल्गोरिथम है, और फंक्शन ही मैनिपुलेट कर रहे होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो होपफुली इस बातों से क्लियर हो गया होगा कि कोरिलेशन क्या है कोड का डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से। ठीक है, तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट जो हमारे है उस पर आ जाते हैं। तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का पहला स्टेप था मैथमेटिकल मॉडल। इस पे साधन ने क्वेश्चन भी किया कि सर ये मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल्स की अगर बात की जाए, तो कह रहे हैं कि पहले स्टेप में तो प्रॉब्लम जैसे कि बताया गया कि रिप्रेजेंट होती है मैथमेटिकल मॉडल से, और ये मैथमेटिकल मॉडल क्या है, सच एस ग्राफ्स, ट्रीज, या फिर फ्लो चार्ट्स। ठीक है, ग्राफ और ट्रीज से तो अभी हम फेमिलियर हैं नहीं, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फ्लो चार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम ये वाला मैथमेटिकल मॉडल प्रेफर करेंगे, या आपने प्रीवियस कोर्सेज में भी पढ़ा होगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, और शायद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में भी आपने इसे पढ़ा हो। तो फ्लो चार्ट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम शोइंग द स्टेप्स एज बॉक्सेस एंड देयर ऑर्डर बाय एरो। ठीक है, याद है कि डायग्राम में बॉक्सेस होते थे कुछ, और एरोज होते थे, बॉक्सेस स्टेप्स को बताते थे, और किस बॉक्स से कहाँ जाना है ये आपको बताती थी एरोज। एट दिस स्टेज सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज एल्गोरिथम एक्सप्रेस वेरी इनफॉर्मली। ठीक है, यानी यहाँ पर जो होता है सोल्यूशन जो होता है इनफॉर्मल होता है, यानी उसमें डिटेल्स नहीं होती, आप रफली डिस्क्राइब कर देते हैं कि ऐसे 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 मेरा काम होगा। और नॉर्मली हम लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, क्योंकि स्टेप हम अपने जहनों में कर लेते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, और डायरेक्टली जंप कर देते हैं कोड पे। तो कोडिंग तो आखिरी स्टेप असल चीज़ होती है, कोड से पहले आपको पता हो कि आपके स्टेप्स क्या हैं, आप क्या क्या करना चाहते हो। एंड फॉर रिफ्रेशर अगर बात की जाए, तो फ्लो चार्ट की ये स्लाइड थी हमारे पास, जिसमें बताया हुआ था कि ईच
ब्लॉक का मतलब क्या है, स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवल, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल या सर्कल यूज़ करते हैं, एरोस फ्लो कंट्रोल के लिए, और रेक्टेंगल यूज़ होते हैं जेनेरिक प्रोसेसिंग के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, और कंडीशन या डिसीजन के लिए रोम्बस या फिर डायमंड शेप यूज़ होती है। ठीक है, ये रिकॉल कर लीजिएगा, स्लाइड्स में मौजूद है। अब हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये एग्जाम्पल नीचे मौजूद है कि आस्क अ यूजर अबाउट अ नंबर एंड चेक वेदर या आइदर इट इज इवन और ऑड। ठीक है, ये काम करना है आपको, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने वही किया, एक फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट में यूजर से इनपुट ली, इनिशलाइज कर लिया, स्टेप्स आ गए। ठीक है, इनिशलाइज के बाद मैंने इनपुट लिया, इनपुट को मैंने चेक किया कि वो इवन है या नहीं। अगर वो इवन है तो मैंने डिस्प्ले कर दिया इवन। देखिए मैंने पैरेललोग्राम यूज़ किया इसके लिए। अगर तो वो ऑड है तो मैंने डिस्प्ले कर दिया ऑड। दैट्स इट, बस मुझे इतना पता है। अभी मुझे नहीं पता मैं इनपुट कैसे लेने वाला हूँ, अभी मुझे ये नहीं पता कि इनिशियलाइजेशन में क्या आएगा। बाज़ औक़ात तो मैं इनिशियलाइजेशन का स्टेप भी नहीं लिखता क्योंकि पता ही नहीं होता क्या क्या इनिशियलाइज होगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिख दिया कि मैं आपको एल्गोरिथम के साथ मैप करके दिखा सकूँ। अच्छा, लेकिन मैंने सवाल पूरा नहीं पढ़ा। सवाल में डिस्प्ले द रिजल्ट के बाद एक और चीज़ लिखी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है, रिपीटेडली टिल यूज़र एंटर्स एन और एन। यानी ये काम मुझे बार-बार करना है और तब तक करते रहना है जब तक कि यूज़र एन प्रेस ना कर दे। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक और मर्तबा यूज़र से दोनों केसेस में, चाहे ऑड आ जाए इवन, मैं यूज़र से एक और मर्तबा इनपुट लूँगा और चेक करूँगा कि रिपीट करना है या नहीं करना, और अगर रिपीट नहीं करना तो फॉल्स, और अगर रिपीट करना है तो दोबारा से फिर मैं इस स्टेप पर आ जाऊँगा, दोबारा से यूज़र से एक नंबर लूँगा, फिर चेक करके बताऊँगा वो इवन है या ऑड, और फिर उसके बाद इसी साइकिल में लगा रहूँगा जब तक कि यूज़र मुझे कहेगा रिपीट करते रहो, तो मैं रिपीट करता रहूँगा। लेकिन आप देखें यहाँ पे मैंने यूज़र को कहीं नहीं बताया कि एन कैसे चेक होगा, कहीं नहीं बताया कि इवन नंबर कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे मैंने डिटेल नहीं दी है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में मेरा सिर्फ फ्लो है और कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ ये डिसाइड कर लिया कि मैं क्या-क्या, कहाँ-कहाँ करूँगा, क्या-क्या मेरे पास मीनिंगफुल स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, जब आप ये सॉल्यूशन करें तो आप हो सकता है इससे ज़्यादा स्टेप्स लिख दें या हो सकता है इससे कम लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो इनफॉर्मल या रफ इम्प्लीमेंटेशन है जो कि मैं प्री प्रोसेसिंग कर रहा हूँ एक्चुअल एल्गोरिथम की तरफ जाने से पहले। अभी मुझे डिटेल हो सकता है कुछ पता हो सकता है ना पता हो। मैं चाहता यहाँ पे इस इवन की जगह लिख देता एग्ज़ैक्टली कि इवन नंबर कैसे पता करना है, लेकिन नहीं मुझे इस वक़्त मालूम था तो मैंने नहीं भी लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिपीट वाली जगह पे मैंने बस बोला रिपीट करना है या नहीं करना। मुझे नहीं पता ये कंडीशन कैसे टेस्ट होगी, क्या करना, अभी मेरे पास हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है? तो या ये भी हो सकता है कि फ्लो चार्ट आपका कोई और दोस्त बना रहा है, उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती और आपको वो फ्लो चार्ट बना के देगा, आप प्रोग्राम करेंगे। तो ये अभी बिल्कुल रफ इम्प्लीमेंटेशन है फ्लो चार्ट की। अब फ्लो चार्ट ऑलरेडी आप प्रीवियस कोर्स में कवर कर चुके हैं, तो फिर मैंने जैसे कि क्या उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप उसे रिविज़िट कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट के बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज़ रिटन इन सूडो लैंग्वेज। सूडो का मतलब होता है मिक्स सा, कुछ कुछ नहीं कह सकते, कोई लैंग्वेज में क्या है, इधर एक्सप्लेन भी किया है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट एंड लेस फॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट। यानी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश से लेकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दरमियान कुछ भी लिखा इसमें जा सकता है। लेकिन कोई इसमें वो नहीं है कि 50-50 रेशियो होगा। आप 80-90 भी कर सकते हैं, 70-20 भी कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा लिख सकते हैं, कुछ भी कम। इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन एक रूल ऑफ थंब है कि जितने ज़्यादा आप इसमें इंग्लिश कम और प्रोग्रामिंग ज़्यादा लिखेंगे, उतना ज़्यादा उतना कम टाइम लगेगा इसको कोड में कन्वर्ट करने में। ठीक है? उतना कम टाइम लगेगा इसको कोडिंग में कन्वर्ट करने में। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने 80% कोडिंग और 20% इंग्लिश लिखी है, तो 80% काम तो हो गया। अब सिर्फ रिमेनिंग क्या रहता है? 20%। तो जब आप कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन देन अगेन कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब एल्गोरिथम सही माने जाएँगे जब तक कि वो इंग्लिश और किसी भी जनरल से प्रोग्रामिंग पूरी-पूरी इंग्लिश लिख दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे इस कोर्स में एक ऐसा एल्गोरिथम आएगा आगे जिसमें पूरी इंग्लिश लिखी होगी, उसको कोड में कन्वर्ट करने में हमें टाइम लगेगा क्योंकि वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है प्रोग्रामर पे डाल दी जाएगी कि भाई आप इसको
कोड में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे खास बात क्या होती है, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन वेरियस टाइप ऑफ डेटा बिकम फिक्स। इस स्टेप में लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होता है कि ऑपरेशन आपको क्लियरली डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कैसे क्लियरली डिफाइन होंगे अब हम देखते हैं। इनिशियलाइज में मैंने बता दिया कि भाई मैं नंबर को इनिशियली 0 रख लूँगा और एक सी एच नाम का मैंने वेरिएबल लिया है, इसको मैं वाई रख लूँगा। आप देख रहे हैं मैंने सी एच और नंबर में इनकी डेटा टाइप्स नहीं लिखी, क्योंकि जब मैं सूडो लैंग्वेज लिख रहा हूँ तो मुझे इस फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, फ़िक्र ही नहीं करने की ज़रूरत कि इनकी डेटा टाइप क्या होगी, क्योंकि ये डिटेल्स सूडो कोड में आती ही नहीं है, ये तो प्रोग्रामिंग की डिटेल्स है और सूडो कोड लिखने वाला बंदा हो सकता है प्रोग्रामर ना हो, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। फिर मैंने बोला यूज़र से मुझे नंबर इनपुट लेना था, तो मैंने एक अच्छा ये मैंने ये जो चीज़ लिखी है, ये चीज़ जो है ये बता रही है कमेंट्स एक तरीके से ना, अपनी आसानी के लिए मैंने लिखे हैं ये वो वर्ड्स जो मैंने फ्लो चार्ट में लिखे थे। फ्लो चार्ट में मैंने लिखा था तो यहाँ पे भी मार्क कर दिया कि यहाँ से मेरी लूप स्टार्ट हो रही है और लूप के अंदर मैं काम क्या करूँगा, टेक अ नंबर एज़ इनपुट फ्रॉम यूज़र इन नम1 या इन नम, जो भी है मैंने यूज़र से एक नंबर इनपुट ले लिया और ये भी मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी कि मैंने वो इनपुट जो है नम में लिया है। ठीक है? अब अगला स्टेप क्या था, उस नंबर को चेक करना था इवन है या ऑड। तो यहाँ पे देखिए मैंने इवन ऑड चेक करने के लिए कंडीशन भी बता दी। ठीक है? ऑपरेशन क्लियर हो गया कि नंबर को अगर मैं रिमाइंडर चेक करूँगा और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो मैं प्रिंट कर दूँगा कि भाई इवन नंबर है, एल्स मैं प्रिंट कर दूँगा ऑड नंबर। और ये कोई सिंटैक्स फिक्स नहीं है, मैं कॉलन लगा रहा हूँ, आप लगाएँ ना लगाएँ, आप कॉमा लगाएँ ना लगाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, और ये मैंने आखिर में फिर से ये सिर्फ़ अपनी आसानी के लिए लिख दिया कि भाई इफ स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म हो गया है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो मुझे कर्ली ब्रैकेट्स बता देते थे कि इफ के अंदर कितना आएगा, एल्स के अंदर कितना आएगा। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बेहतर है कि आप अपने आप को समझाने के लिए ये सोचें कि एक ऐसा बंदा पढ़ रहा है जिसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको कैसे पता लगेगा इफ कहाँ से शुरू है, कहाँ ख़त्म है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, यानी इफ ख़त्म हो गया। अब इफ के बाद क्या करा था, इवन और ऑड के बाद मुझे दोबारा से यूज़र से इनपुट लेना था और डिसाइड करना था रिपीट करूँ या ना करूँ। तो मैंने कहा टेक इनपुट, लेकिन अब की मर्तबा नम में नहीं बल्कि सीएच में ले रहा हूँ। ठीक है? सीएच फ्रॉम यूज़र और आगे ऐसी मैसेज दे दिया एन और एन प्रेस करें क्विट करना है तो। ठीक है? फिर मैंने स्टेप 5 में ये डिटेल लिखी कि रिपीट करो स्टेप 2 से लेकर स्टेप 4 तक। ठीक है? अच्छा, साधन कह रहे हैं रिपीट 4। अ, साधन इसको आप कंपेयर करें प्रीवियस वाले स्टेप से। ठीक है? मैं इसको दोबारा से पीछे ले चला आता हूँ, क्लियर कर देता हूँ और पीछे ले चलता हूँ। ठीक है? यहाँ तक मैं पहुँच गया, डिस्प्ले कर दिया मैंने इवन है या ऑड है। दोनों के बाद अगला स्टेप क्या है, मुझे लेना है इनपुट और उस इनपुट की बेस पे डिसाइड करना है कि मुझे रिपीट करना है या नहीं करना। ठीक है? तो अब इस स्टेप पे मैं पहुँच चुका हूँ। तो इस स्टेप पे के पहुँचने के बाद मुझे क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो मैंने देखो प्रिंट कर दिया, इवन प्रिंट कर दूँगा या ऑड प्रिंट कर दूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई नंबर नहीं डाला क्योंकि इफ स्टेटमेंट पूरा का पूरा इफ एल्स एक ही स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, पूरा का पूरा स्टेप नंबर 3 है। अब स्टेप 3 में या तो इवन प्रिंट होगा या तो ऑड प्रिंट होगा, यानी कह सकते हैं 3 ए प्रिंट होगा या 3 बी प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है मैंने दोनों स्टेप्स के बाद यूज़र से इनपुट लेना था, तो वो इनपुट मैंने इस वक़्त सीएच में ले लिया। ठीक है? और यूज़र को मैसेज दे दिया अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कि अगर आपको क्विट करना है तो कैपिटल एन या स्मॉल एन प्रेस करें, वरना ये प्रोग्राम रिपीट होता रहेगा। ठीक? तो फिर रिपीट की कंडीशन ये आ गई। रिपीट की कंडीशन में मैंने कहा रिपीट करें, लेकिन कहाँ से लेकर कहाँ तक? रिपीट करें स्टेप 2 से लेकर स्टेप 4। तो स्टेप 2 से लेकर स्टेप 4 का मतलब है ये हिस्सा रिपीट होगा। इसमें क्या होगा, यूज़र से दोबारा नंबर लूँगा, दोबारा चेक करूँगा इवन है या ऑड है और फिर दोबारा से पूछूँगा रिपीट करना है या नहीं। तो कह रहे हैं रिपीट करें स्टेप 2 से लेकर स्टेप 4, लेकिन कब? जब करें जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए। यानी या तो यूज़र ने ना कैपिटल एन एंटर किया हो ना स्मॉल एन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिपीट होगा, नहीं होगी तो मैं डायरेक्ट किस स्टेप पे आ जाऊँगा? स्टॉप पर आ जाऊँगा और मेरा एल्गोरिथम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा।
ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप को भी ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है, ये एक्चुअली कोई स्टेप्स नहीं होते लेकिन जस्ट मार्कर हैं जो बिगिनिंग और एंडिंग बता रहे हैं। तो स्टार्ट और स्टॉप पे आप देख लें मैंने नंबर्स नहीं डाले। तो ये मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को डिकोड कर दिया फॉर्मल से इनफॉर्मल से फॉर्मल लैंग्वेज में, यानी एक फ्लो चार्ट या मैथमेटिकल मॉडल से कन्वर्ट कर दिया सूडो कोड, या जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने वही बातें इंग्लिश में यहाँ लिख दी। ठीक है, इंग्लिश लिख दी, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स, मैथमेटिक्स डाल दी, उसको पूरा का पूरा वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। यानी एक पिक्चर को जब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ तो वो फ्लो चार्ट से एक एल्गोरिथम बन जाती है। ठीक है, एक पिक्चर को जब मैं फ्लो चार्ट में पिक्चर से वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ तो वर्ड्स वाली एक्सप्लेनेशन सूडो लैंग्वेज कहलाती है, और सूडो लैंग्वेज ही एक्चुअली क्या है, आपका एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम मैंने बताया, आप इंग्लिश से प्रोग्रामिंग तक का कितना भी सिंटेक्स मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी कोई एक सोल्यूशन सही नहीं है। आप जो हो सकता है 80% इंग्लिश लिख दें, मैं हो सकता है 50% इंग्लिश लिख दूं, कोई हो सकता है 20% इंग्लिश लिख दे। सारे के सारे सोल्यूशन सही हैं, लेकिन देखो मैं क्या कह रहा हूँ, वो सोल्यूशन सही हैं जो आपके फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करके बनाए गए हों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्लो चार्ट में कुछ और लिखा हुआ था, आपने कन्वर्ट करते वक्त बदल ही दी लाइनें। यानी फ्लो चार्ट में इवन ऑड का फॉर्मूला था, आपने कन्वर्ट करते वक्त प्राइम नंबर की लॉजिक लगा दी, तो ये गलत हो जाएगा। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी किसमें, कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी यूज करनी है और प्रोग्रामिंग कितने सिंटेक्स यूज करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी किया जा सकता है, मल्टीपल सोल्यूशन एक्सेप्टेबल हैं और एज सच कोई इशू नहीं है। और सिंपल वर्ड में एक पिक्चर को या फ्लो चार्ट को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने को कहते हैं एल्गोरिथम। अब पूछिए यहाँ पे अगर किसी को कोई क्यूरी हो। साधा एंड क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, ये पोर्शन वो है जहाँ पे हम थ्योरी में ज़्यादातर जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, वो पार्ट सिर्फ आज ही बता रहा हूँ लेकिन आइंदा से ये पार्ट होगा लैब में। तो यहाँ पे क्या है, actual data types for each abstract data type ADTs has been selected. ADT क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हायर लेवल पे है। जैसे कि मैंने पीछे लिखा था नम, पीछे लिखा था मैंने CH। मैंने ये नहीं बताया था कि नम नंबर ही होल्ड कर सकता है या अल्फा न्यूमेरिक भी कर सकता है। ये सारी डिटेल्स पीछे नहीं बताई गई थी क्योंकि इस सब की ज़रूरत नहीं थी। तो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ऐसी होती है कि आप उसको बस ऐसे यूज़ कर लेते हैं, वो सब कुछ करेगी जो आप सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप कोडिंग लेवल पे आते हैं, सी लैंग्वेज पे आएँगे, तो सी लैंग्वेज में आपको ऐसा नहीं है, आपको बताना पड़ता है कि नंबर को स्टोर करने के लिए INT चाहिए और कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए CHAR चाहिए। तो ये है इसका मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, एक्चुअल डेटा टाइप्स में। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन दैट आर स्पेसिफाइड एक्यूरेटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन। यानी कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये नहीं बताया जाता, पर क्या होगा ये बता दिया था। यानी विथ एन एडीटी व्हाट अ स्पेसिफिक डेटा टाइप कैन डू इज नोन बट हाउ इट एक्चुअली डज इज अननोन या हिडन। समझ में आ रही है बात? मैंने पीछे जो भी दो डेटा टाइप्स यूज की थी, डेटा टाइप्स तो थी नहीं इसमें, यानी ये जो पीछे था मेरे पास, इनकी बात कर रहा हूँ। नम क्या बता सकते हैं कि ये हार्डवेयर की डिटेल की कोई बता रहा है हमें कि हार्डवेयर लेवल पे ये कैसे स्टोर होगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। जबकि मैं जब आगे बढ़ जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे अब इवेंचुअली बताना पड़ेगा क्योंकि अब कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, सूडो कोड को फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, यानी एक्चुअल C या C++ के कोड से। तो इसको अगर मैं एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, एक सोल्यूशन ये है कि ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और मैं हर ADT को रिप्लेस कर दूंगा फॉर्मल डेटा टाइप से। ये बताऊंगा कि नंबर एक इंटीजर होना चाहिए और y सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा और ये एक कैरेक्टर होना चाहिए। अब मुझे ये डिटेल बताना पड़ेगी।
ठीक है, और रिपीट करना है, रिपीट करते तक मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी लूप सूटेबल रहेगी, फॉर लूप लगाऊं, व्हाइल लूप लगाऊं या डू व्हाइल लगाऊं। मैंने इधर डू व्हाइल लूप प्रेफर की है, तो रीज़न आपको पता है डू व्हाइल लूप का, लेकिन फिर वही कहूँगा कि अगर याद नहीं है कौन सी लूप कब प्रेफर करनी है तो इसके लिए रिविजिट करें, आईसीपी के वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स हैं और उनको रिविजिट करें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें क्या किया, डू व्हाइल लूप में यूज़र को प्रिंटफ करा, एंटर अ नंबर, यूज़र ने एक नंबर दिया, स्कैन कर लिया, उस नंबर को मैंने इफ की कंडीशन में लिखा, चेक किया मॉड परसेंट 2 अगर 0 आता है तो इवन नंबर प्रिंटफ करा दिया, एल्स ऑड नंबर प्रिंटफ करा दिया, और उसके बाद यूज़र से गेट सी एच के थ्रू इनपुट ले लिया करेक्टर, और अगर वो करेक्टर कैपिटल एन और स्मॉल एन नहीं है तो रिपीट करता रहूँगा, वरना ये लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने एक एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। जैसे कि मैंने बताया साधन, अब मैं आईसीपी के फंडामेंटल्स में नहीं जाना चाहूँगा। फॉर लूप क्यों यूज़ नहीं की, इसके लिए आप रिविज़िट करें कि फॉर लूप किस सिनेरियोज़ में यूज़ करते हैं और डू व्हाइल लूप किस सिनेरियोज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है? फॉर लूप वैसे यूजुअली यूज़ होती है वहाँ पर जहाँ पे आपको एडवांस में पता होता है कि मुझे 10 टाइम्स रन करनी है या 50 टाइम्स रन करनी है, और इस सिनेरियो में हमें ऐसा नहीं पता। हो सकता है यूज़र पहली दफ़ा में नो प्रेस कर दे, हो सकता है यूज़र 5वीं दफ़ा में कर दे, हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ टाइम तक ना करे। ठीक है? तो इसलिए इस सिनेरियो के लिए फॉर लूप कतई सूटेबल नहीं है। ठीक है? लेकिन फिर भी रिविज़िट करो, रिकैप करो पुराने कॉन्सेप्ट कि कौन-सी लूप कब प्रेफ़र करते हैं। और किसी को कोई क्यूरीज़? जी क्लास, एनी क्यूरीज? ठीक है, तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन भी हमारा ऑलमोस्ट एंड। तो आज के लेक्चर में ज़्यादातर यही था, इसके अलावा कुछ सब टॉपिक्स ये हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है, वही जो ऊप से पहले पहले होती है जो हमने अभी तक की है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, इट फोकस एंटायरली ऑन राइटिंग कोड या फंक्शनैलिटी। डेटा इज पैसिव इन मॉड्यूलर प्रोग्राम। पैसिव का मतलब है हम डेटा को इतनी कंसिडर नहीं करते, बस फंक्शनैलिटी पे फोकस होता है। हर चीज़ फंक्शन के अंदर की जाती है, तो फंक्शन का ही अदर नेम समझ लें मॉड्यूल है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा एक्टिव होता है, उसमें हम सब काम डेटा के व्यू पॉइंट से ही कर रहे होते हैं। तो एनी कोड में एक्सेस द कंटेंट ऑफ एनी डेटा स्ट्रक्चर पास टू इट। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी डेटा कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता है जो भी उसको पास किया जाए। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनकैप्सुलेशन और सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ वही डेटा एक्सेस करते हैं जो आपको अलाउ हो, जबकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड राइटिंग प्रोग्राम एज फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया, दैट ईच परफॉर्म अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क विच हैव मिनिमल इंटरेक्शन विद देम। ठीक है, टू अप्रोचेज होती हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन का मतलब ये है कि आपको एक बड़ी सी प्रॉब्लम दी गई, आपने उसको पीसेस में ब्रेक किया, हर पीस के लिए एक अलग अलग फंक्शन लिखे, और इस तरीके से ही काम किया जाता है और करना चाहिए, और फंक्शंस वाले टॉपिक का पर्पस ही यही था। और दूसरी अप्रोच होती है बॉटम अप। ये यूज़ होती है नॉर्मली टेस्टिंग की तरह। यानी अगर आपने मल्टीपल पीसेस मिलाकर एक बड़ा-सा अपना सॉफ्टवेयर लिखा है, तो अगर आपको टेस्टिंग करनी है, से आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, तो आपको उसको पीस बाय पीस टेस्ट करना होता है। तो उसमें आप बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं, यानी आप सबसे पहले छोटे-छोटे पीस जो हैं, उनको चेक करते हैं कि इसमें फ्लॉ नहीं है। जब वो क्लियर हो जाते हैं, तो उनसे मिलकर जो बड़ा पीस बनता है, उसको चेक करते हैं। फिर वो भी सारे क्लियर हो जाते हैं, तो फिर उससे ऊपर लेवल पे चेक करते हैं। तो ये बॉटम अप अप्रोच है। तो ये भी यूज़ होती है। ठीक।
इसमें और कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी जीके के लिए बताया जा रहा है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। बाकी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स हम फॉलो करते हैं प्रीवियस कोर्स में, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख दिए गए हैं। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग स्टाइल आल्सो कॉल्ड प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन, नॉट प्रोग्रामिंग विथ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रक्चर से प्रोग्रामिंग, इसका मतलब है कि आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंशियली एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करें, लूप्स यूज़ करें और फंक्शंस यूज़ करें। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। और कुछ चीज़ें इसमें अलाउ नहीं होती, जैसे कि यूज़ ऑफ गो टू। ठीक है, डिस्करेज किया जाता है ब्रेक एंड कंटिन्यू को, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी होती है, लेकिन गो टू हाईली डिस्करेज किया जाता है, ना यूज़ करें। मल्टीपल एग्ज़िट पॉइंट्स ना हो। मल्टीपल एग्ज़िट पॉइंट यानी आपके फंक्शन मल्टीपल जगह से एग्ज़िट ना कर रहा हो, कभी कहीं से एंड हो जाए, कभी कहीं से एंड हो जाए, ये भी डिस्करेज किया जाता है। मल्टीपल एंट्री पॉइंट भी ना हो इसी तरह। In this style of programming, there is a great risk that implementation detail of many data structure have to be shared between function and thus globally exposed। ये वही वाली बात है कि इस तरह अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर एक दूसरे को पास करेंगे, शेयर करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा का सारा डेटा जो है ग्लोबल स्पेस में चला जाता है। एंड ग्लोबल इज लाइक पब्लिक, और पब्लिक प्रॉपर्टी को चूंकि सब एक्सेस कर सकते हैं तो कोई भी उसे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकता है। तो ये कुछ बातें बताई जा रही हैं जो कि ड्रॉबैक्स हैं आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज के, लेकिन साथ ही साथ आपको इनकरेज भी किया जा रहा है टू लर्न मोर और गो फॉर ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन वो मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, वो आपको खुद से थोड़ी सीखनी पड़ेगी अगर आप उसमें इंटरेस्टेड। तो लेक्चर आज हमारा यहीं तक था। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम कंक्लूड करते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरीज और शैल आई कंक्लूड? क्लास, कैन यू हेयर मी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो शैल आई कंक्लूड, या आप लोगों को कोई क्यूरी है आज के लेक्चर से रिलेटेड? चलें ठीक है, देन लेक्चर के ये इतना ही था। साइनिंग ऑफ, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।